हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी मोटर होती है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के मेथड्स के बारे में। और उसमें 3 तरीके के हमारे मेथड्स होते हैं, उसके बारे में अच्छे समझेंगे। देखिए, वेरियस मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। यहाँ पर आपको ये एक फार्मूला दिख रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहले से हम लोग फार्मूले को समझेंगे और उसके बाद हम सारे मेथड्स को तभी अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आप इस फार्मूले को अच्छे से समझ लेंगे तब तो ये तीनों मेथड अच्छे से समझ में आ जाएंगे और इसके प्रैक्टिकल भी होते हैं लैब में, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। किसी भी डीसी मोटर का स्पीड उस मोटर के आर्मेचर यानी कि जो मोटर लगी होती है उसके आर्मेचर में प्रभावित विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित होना चाहिए। जो उसमें उसके आर्मेचर में जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है वो, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, आई ए का मतलब जो आई से होती है हमारी करंट और ए से मतलब आर्मेचर की करंट। और आर्मेचर प्रतिरोध यानी कि जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है वो, और उसके पोल, ठीक है, प्रत्येक पोल पी द्वारा उत्पन्न हुए चुंबकीय फ्लक्स, यानी जो हमारे पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को जनरेट करते हैं। तो उस पर भी जो हमारी है किसी मोटर की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है। देखिए, यहाँ पर मोटर की स्पीड के लिए एक फार्मूला यहाँ पर ये बनाया गया है, ठीक है। ये फार्मूला किस तरीके से आया है ये हम आपको डिराइव करके दिखाएंगे। केवल आप अभी के लिए इस फार्मूले को समझ के रखिए। और यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या है, एन हम आपको बताते हैं। एन का मतलब है स्पीड, ठीक है। एन जो होती है हमारी स्पीड होती है। के जो है ये कांस्टेंट है। वी वोल्ट है। आर ए यहाँ पर आपको बताया गया आर्मेचर प्रतिरोध है। और जो आई ए है वो विद्युत धारा है, ठीक है। किसकी विद्युत धारा, आर्मेचर की विद्युत धारा। और जो हमारा फाई है वो फाई क्या है, वो चुंबकीय फ्लक्स है ना, जो कि जनरेट किससे किया जा रहा है, हमारे पोल्स के थ्रू जनरेट किया जा रहा है। अब चलिए, अब आप समझिए कि यहाँ पर ये हमारा एन है, ठीक है। यहीं से हम लोग पहले सारे मेथड को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर n है और इस चीज़ को हमें चेंज करना है। और क्योंकि ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल है, तो अगर यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर भी चेंजेस हमारा होगा। तो अगर हम देखिए के तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो बचे कितना, एक v बचा, एक आर ए बचा, एक आई ए बचा और एक फाई बचा, ठीक है। इन तीनों में या फिर आप कहें कि चारों में चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, ये हमारी जो स्पीड है वो चेंजेस होगी। तो अब वही चीज़ अगर हम वोल्ट को चेंज करते हैं तो उसका अलग नाम है, आई को चेंज करते हैं या आर को चेंज करते हैं तो उसका अलग नाम है, फाई को चेंज करते हैं तो उसका अलग नाम है। मतलब कि इसके जो टर्म्स हैं उसमें से किसको हम चेंज करेंगे उसी के बेस पर अलग अलग हमारे मेथड्स बनाए गए हैं। अब देखिए, किसको चेंज करने पर क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे एन पर, ठीक है, यानी कि स्पीड पर। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे फाई को अगर हम चेंज करते हैं, यानी कि फाई को हम कम करते हैं, तो जब हम फाई को कम करेंगे तो ये जो एन है आपकी स्पीड है ये बढ़ेगी, क्योंकि ये इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इन टर्म्स को कम या ज़्यादा करेंगे तो उसमें भी हमारा अंतर होगा। किस तरीके से होगा, हम अलग अलग पहले मेथड्स के नाम जानते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसके लिए हमारे पास 3 तरीके मेथड होते हैं जो कि हमको प्रैक्टिकल भी करने होते हैं, ठीक है। आप लैब में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये प्रैक्टिकल करने को मिलेंगे। सबसे पहला है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, यानी कि जो हमारी फील्ड है उसमें हम उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, उसके फ्लक्स को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करेंगे और उसके हिसाब से हम अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करेंगे। उसके बाद है रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड। ये जो रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड होता है, हम लोग एक रियोस्टेट लगाते हैं और रियोस्टेट लगा करके उसके स्पीड को हम लोग कंट्रोल करते हैं। उसके बाद है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, यानी कि जो आर्मेचर में हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे और देन हम लोग अपनी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में क्या होता है, देखिए आपको हम पढ़ते चलते हैं, समझाते चलते हैं, अभी डायग्राम भी आपको दिखाएंगे अच्छे तरीके से। इस विधि में मोटर से संबंधित पैरामीटर यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, जो हमारे पोल्स के द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बनाया जाता है, का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप सबका नाम याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है। जैसे यहाँ पर है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, यानी कि इसमें किस चीज़ को हम चेंज करते हैं, फ्लक्स को जो है चेंज करते हैं और बाकी का जो सारी चीज़ें हैं वो क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। देखिए, का उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के अतिरिक्त अन्य सभी पैरामीटर जैसे कि वोल्टेज है, आर्मेचर करंट है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, इन सभी को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। तो अगर इन सभी को कांस्टेंट, देखिए आर्मेचर करंट, आर्मेचर, ये रेजिस्टेंस, ये सब क्या थे, जो हमारा आई ए था, आई आर था, ठीक है, वोल्टेज वी था, ठीक है। आप फार्मूले को एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पर ये, ठीक है। इसको भी कांस्टेंट कर दिया गया, इसको भी, और के तो कांस्टेंट है, यानी कि ऊपर का सारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो हमारा एन होगा हमारे फाई के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि अगर हम फ्लक्स को कम करेंगे तो स्पीड हमारी जो है बढ़ेगी, और अगर हम फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। यही हमारा क्या है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड है, ठीक है।
बस आपको इतना समझना है, इतना ही एग्जाम में लिखना है, प्रैक्टिकल में भी यही समझना है। ठीक है, हमने क्या कहा, इसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के अतिरिक्त सभी पैरामीटर्स को कांस्टेंट कर देंगे, बस इसको हम लोग चेंज करेंगे। देखिए तो यहाँ पर ये चीज़ आपको लिखनी है कि जो हमारा n है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुका है हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स के। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, अतः स्पीड जो है उपरोक्त फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आगे नेक्स्ट, अर्थात फ्लक्स के बढ़ने से मोटर की स्पीड घटेगी और इसके विपरीत फ्लक्स घटने से मोटर की स्पीड क्या होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद है डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल करने की इस विधि को फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड कहते हैं। देखिए नाम से भी आप पता कर सकते हैं, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, यानी कि ऐसे फ्लक्स को कंट्रोल करेंगे जो कि फील्ड में है ना, यानी कि जो फील्ड बनाता है उस फ्लक्स को हम लोग कंट्रोल करेंगे, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड कहते हैं। अब देखिए किस तरीके से हम इसका डायग्राम बनाएंगे या फिर सर्किट जोड़ेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर आपको ये सर्किट दिख रही है, हम आपको यहाँ से भी एक बार समझाते हैं। देखिए ये तो आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये मोटर का आर्मेचर है। ठीक है, ये मोटर का क्या है, ये मोटर का आर्मेचर है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से जो करंट है, ठीक है, ये जो डीसी करंट हमारी इधर आ रही है और यहाँ से जो है वो स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, बट जाएगी दो भागों में, कुछ इधर आएगी कुछ इधर आएगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो आ रही है ये IA है। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं तब आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए हाँ अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, देखिए अब आपको अच्छे से और दिखेगा। देखिए यहाँ पर जो ये आ रहा है ये IA है और यहाँ पर जो ये IF है। ठीक है, यानी कि ये जो है आर्मेचर के लिए करंट आ रही है और ये जो फील्ड के लिए करंट आ रही है। ठीक है, फील्ड के लिए जो है ये जो है हमारी, आप इसको देख रहे हैं, ये कॉइल देख रहे हैं, ये क्या है, फील्ड है। और आप एक ये नई चीज़ देख रहे हैं, ये जो देखिए, ये जो पहले मोटर बनी हुई थी ये शंट मोटर थी। देखिए ये हमारा आर्मेचर और इसके पैरेलली हमारा ये फील्ड जुड़ा हुआ था, लेकिन फील्ड के बीच में हमने क्या जोड़ दिया, फील्ड के बीच में ये हमने एक रियोस्टेट जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर रियोस्टेट जोड़ेंगे क्योंकि हम रियोस्टेट के थ्रू या फिर किसी भी अन्य डिवाइस के थ्रू किसी भी तरीके से बस हम अपनी फील्ड की जो हमारी करंट है उसको हम अपने हिसाब से क्या कर सकें, अपने हिसाब से मैनेज कर सकें। यानी कि हम जितनी चाहेंगे उतनी इसके पास हमारी करंट जानी चाहिए। हम चाहेंगे इसके पास कम करंट जाए तो कम करंट जाएगी, ज़्यादा चाहेंगे तो ज़्यादा जाएगी, क्योंकि करंट बढ़ेगा। ठीक है, करंट बढ़ेगा तो हमारा जो फील्ड है ना, जो हमारा फ्लक्स है वो भी बढ़ जाएगा। तो हम करंट को कम करेंगे और ये जो इसका फ्लक्स है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और फ्लक्स कम होगा तो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको समझना है। तो यानी कि हम इसके जो मैग्नेटिक, इसका जो फील्ड है, ठीक है, यानी कि जो हम लोग इसको कह रहे थे फील्ड वाइंडिंग है, उसी में हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग में हम एक रियोस्टेट लगाते हैं या फिर कोई ऐसा डिवाइस जो हमारे किसको, यानी कि करंट्स को कम या ज़्यादा कर सके, वो लगाते हैं और इसके फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को कम या ज़्यादा करते हैं और अपनी स्पीड को, जो हमारी स्पीड होगी मोटर की, वो कम या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरा सेटअप करके अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका फ्लक्स क्या हुआ, फ्लक्स कंट्रोल मेथड। ठीक है, शॉर्ट में इसको फ्लक्स कंट्रोल मेथड बोलते हैं, पूरा नाम है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रियोस्टेट। क्या है नेक्स्ट हमारे पास है रियोस्टेट। ठीक है, इधर आपको नहीं दिख रहा, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये देखिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड। ठीक है, रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें रियोस्टेट लगाते हैं। अब रियोस्टेट क्या होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद पहले समझ लेते हैं, फिर आपको इमेज अच्छे से दिखाएंगे और दिखाएंगे कि उससे कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं अपने करंट को। अब देखिए यहाँ पर मोटर की स्पीड आर्मेचर के, अब रियोस्टेट पढ़ रहे हैं। ठीक, मोटर की स्पीड आर्मेचर के कॉइल के रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है। देखिए हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी स्पीड है मोटर की वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर फिर से आपको दिखाएंगे ताकि आपके दिमाग में अच्छे से रहे। किस पे डिपेंड करती है, फ्लक्स पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे करती है, और यहाँ पर आर्मेचर के रेजिस्टेंस पर करती है और आर्मेचर के करंट पर करती है। ठीक है, 4 चीज़ें आप याद रखिए। अब देखिए एक चीज़ से तो हमने देख लिया, फ्लक्स से तो देख लिया, अब हमारे पास 3 चीज़ें बची हैं। अब इसमें देखिए क्या, मोटर की स्पीड आर्मेचर के रेजिस्टेंस पर निर्भर करती है। यदि आर्मेचर की कॉइल को किसी बाहरी रेजिस्टेंस से, यानी कि जो आर्मेचर की कॉइल है अगर उसको किसी बाहरी रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जाए, जोड़कर आर्मेचर के प्रतिरोध को बढ़ाएं या घटाएं। देखिए आर्मेचर के प्रतिरोध को अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो मोटर की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, है ना। देखिए हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला था हमारा, देखिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा लिख करके बताना चाहेंगे। फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला हमारा था N इक्वल, ठीक है ध्यान से देखिए, N इक्वल क्या था यहाँ पर हमारा K, ठीक है, यहाँ पर V, फिर माइनस करके यहाँ पर RA और यहाँ पे IA, ठीक है, इस तरीके से करके था, और यहाँ पर हमारा फाई था, ठीक है, इस तरीके करके था। अब ध्यान से देखिए कि ये यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है, ठीक है,
देखिए ये जो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो आर ए और ये जो है आर ए और आई, ठीक है, आई ए जो है ये हमारा एक तरीके का क्या है, आर्मेचर में जाने वाली करंट और रेजिस्टेंस है। तो अगर आप यहाँ पर आर ए को क्या करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि आप आर ए को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आर ए को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा, ये पूरा टर्म हमारा बढ़ेगा। और अगर ये पूरा टर्म बढ़ेगा तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर v की वैल्यू मान लीजिए 10 है, ठीक है, v की वैल्यू मान लीजिए 10 है, और r की वैल्यू देखिए, सबको थोड़ा मान के समझेंगे एक बार। v की वैल्यू 10 है, मान लीजिए कि यहाँ पर r की वैल्यू क्या थी, अभी 2 थी, और i की वैल्यू क्या थी, i की वैल्यू मान लीजिए कि 3 थी, ठीक है, इस तरीके से थी, ठीक, इस तरीके से था। अब मान लीजिए कि हमने r की वैल्यू बढ़ाई, r की वैल्यू हमने बढ़ाई। अभी इस टर्म की एक बार वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, इस तीनों वैल्यू को रखकर 10, 2 और 3 को रख करके अगर इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, आएगा 10 माइनस 2 गुणित 3, ठीक है, यही करके आएगा। तो अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 10 माइनस ये आएगा 6 इक्वल में क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर इस चीज़ की वैल्यू बढ़ाते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, मान लीजिए इसको भी हम 3 कर दें, तो इसको जब हम 3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर जब 3 आएगा तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, ये 1 आएगा। यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो इस टोटल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। देखिए अभी 4 आ रही थी, अभी कम आ रही, 1 आ रही है, ठीक है। तो अगर R की वैल्यू हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो इस टोटल की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाने पर ये जो है हमारा टर्म, ये टर्म हमारा पूरा क्या हो जा रहा है, ये टर्म हमारा पूरा हो जा रहा है कम, ठीक है। इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा कम, और ये सब हमारे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन उतनी समय जब हम रियोस्टेट कंट्रोल मेथड करेंगे तब हम इन सबको कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब हम इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो ये पूरा घटेगा, और जब ये पूरा घटेगा तो हमारी स्पीड भी जो है वो घटेगी, क्योंकि इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखिए हम लोग फिर से पढ़ते हैं। देखिए रेजिस्टेंस को जोड़कर आर्मेचर के प्रतिरोध को बढ़ाएं या घटाएं तो मोटर की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। स्पीड देखिए, स्पीड जो है n इक्वल क्या होता है, k, यहाँ पर कोष्टक के अंदर v माइनस आई ए और आर ए बाई फाई ये होता है। अब यहाँ पर यदि रजिस्टर्स को बढ़ाएं तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर आई ए और आर ए का जो मान है वो बढ़ेगा, जैसा कि हमने आपको बताया भी कॉपी में, और तब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। देखिए इसका मान जो है वो कम होगा, जिससे जो है हमारा इस पूरे का मान, यानी कि के को भी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, के हमारा कांस्टेंट है, तो इसका मान भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसका मान भी कम होगा, जो कि मोटर की स्पीड के बराबर होगा, है ना, जो कि क्या होगा, मोटर की स्पीड के बराबर होगा, अर्थात मोटर की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके विपरीत बाहरी प्रतिरोध का मान घटाएं, यानी कि जब हम जो हमारा आर ए है उसका मान घटाएंगे तो क्या होगा, अगर इसको हम घटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू में जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। इसको घटाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, स्पीड की वैल्यू हमारी बढ़ेगी। इस प्रकार एक बाहरी प्रतिरोध जिसे रियोस्टेट, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रियोस्टेट कहते हैं कि विधि को आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल या रियोस्टेट कंट्रोल कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़, ये नाम भी आप याद रख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल आ जाता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल या फिर रियोस्टेट कंट्रोल, इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आगे यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ चीज़ें लिखी हैं, डायग्राम बना उसको समझ लेते हैं। इस मेथड के दौरान मोटर के फील्ड वाइंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स तथा बाहरी टर्मिनल अप्लाइड वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी कि ना अप्लाइड वोल्टेज हमारा चेंज होता है और ना ही हमारा जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहती है। केवल हमारा चेंज क्या होता है, चेंज हमारा होता है आर ए, ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज होता है आर्मेचर का। अब यहाँ पर एक बार हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं, सर्किट देख लेते हैं। आपको इसी तरीके से ऐड करना है सर्किट को और अपना प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा मोटर का आर्मेचर है और ये फील्ड है। देखिए अभी तक हम लोग यहाँ पर फील्ड में यहाँ पर ये रियोस्टेट को जोड़ रहे थे, लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ से हटा करके बस यहाँ कर दिया, यानी कि आर्मेचर के साथ जोड़ दिया, तो हमारा वो दूसरा मेथड हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड, ठीक है। बाकी का सारा कुछ सेम है। अब हम लोग आते हैं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। बस रेजिस्टेंस का अंतर था, यहाँ पर हम लोग वोल्टेज को चेंज करेंगे, यानी कि वी को चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम आपको फिर से फार्मूले की तरफ ले चलना चाहेंगे, ये फार्मूले की तरफ। अगर हम देखिए यहाँ पर वी को चेंज करेंगे, फिर से यहाँ पर हम आपको फार्मूला लिखते हैं और फिर से बताते हैं। देखिए एन इक्वल, यहाँ पर फार्मूला क्या था, फिर से लिखिए के, और यहाँ पर v माइनस आर ए और
IA बाई में यहाँ पर फाई था। अब देखिए आप अगर V को चेंज करेंगे, ठीक है, V को चेंज करेंगे, बाकी का सारा आपका कांस्टेंट है, बाकी सारा कांस्टेंट है। V को चेंज करेंगे तो इस पूरे जो कोष्टक के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, इसकी वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए कि ये पूरा 5 है, ठीक है, ये 5 है शुरू में और ये हमारा 10 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पूरी, इसकी वैल्यू आएगी 5। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू तो 5 ही रहेगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब हम इसकी वैल्यू कर देते हैं, अभी तक 10 था, अब हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 12, तो 12 में 5 घटाएंगे तो 7 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू टोटल बढ़ेगी। यानी कि अगर हम V को बढ़ाएंगे तो इसकी टोटल वैल्यू बढ़ेगी। तो अब आप बताइए कि जब इसकी टोटल वैल्यू बढ़ेगी और ये कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगा, स्पीड भी तो हमारा बढ़ेगा। तो अब वही चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, DC मोटर की स्पीड बाह्य आरोपित टर्मिनल यानी कि वोल्टेज पर निर्भर करता है। यदि वोल्टेज के अलावा अन्य सभी पैरामीटर्स, ठीक है, अन्य सभी पैरामीटर्स का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया हमारा, और हमारा जो है रेजिस्टेंस हो गया, करंट हो गई, ठीक है, सबको नियत कर दिया जाए यानी कि कांस्टेंट कर दिया जाए, तब मोटर स्पीड केवल अप्लाइड वोल्टेज यानी कि V पर निर्भर करेगा, ठीक है। V घटेगा तो वो घटेगा, वो बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। अप्लाइड वोल्टेज को बदलकर मोटर की स्पीड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इस प्रकार स्पीड कंट्रोल करने की विधि को आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों रहे हमारे मेथड्स, और बाकी अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।